जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का 7वां पार्ट, जो कि है सीडीपी का। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे लिंक दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है चैनल लिंक, दूसरा वाला है व्हाट्सएप लिंक और तीसरा वाला है टेलीग्राम लिंक। तो आप इससे जुड़ भी सकते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ भी सकते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, झारखंड टेट नियुक्ति नियमावली, जो कि बहुत जल्द आ रही है, तो आप इसे देख लें। इसमें मैंने बताया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसको देखने के बाद आप खुद जान पाएंगे कि बहुत जल्द झारखंड में टेट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, या विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है विकास केवल संस्कृति से। देखिए, हमने कई वीडियो में कहा है, कई क्लासेस में कहा है आपको कि जो केवल वर्ड होते हैं ना, वो संकीर्ण अर्थ को लेकर के आते हैं। आप एक देखिए, विकास में वृद्धि यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें शामिल होती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि केवल संस्कृति से ये पोषित होता है, शासित होता है? हम ये नहीं कह सकते ना। विकास में संशोधन किया जा सकता है अधिगम द्वारा, ये जिंदगी भर चलती है और इस पर वंशानुक्रम और पर्यावरण का दोनों का असर पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। तो आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपको पता चला होगा ये सभी से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना, ये बिल्कुल गलत है। सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी एक एक पर ध्यान देना, एक ठो बच्चे पर, ये भी गलत है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यानी जो यदि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, समस्या आ रहा है, तो इसे आप अनदेखा करेंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी जो बच्चा जिस तरह सीखना चाहता है आपको उसी हिसाब से दिमाग लगानी होगी, उसी हिसाब से अधिगम लगाना होगा, या उसके उपाय लगाने होंगे, उसकी सहायक सामग्री लगानी होगी। चौथा प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ये लग रहा है। तर्क एवं निर्णय, स्मृति तथा विकास, अवबोध की क्षमता। तो ये तीनों ऑप्शन जो है मानसिक विकास से है, लेकिन वजन और ऊंचाई ये वृद्धि से आता है। तो इस तरह 4 नंबर का आंसर ए है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम। तो आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जो पॉजिटिव में आते हैं। निरीक्षण तो करना ही होगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जो उसमें मूल रहस्य है, जो उसमें सच्चाई है, वो सब होनी चाहिए, या उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, ये तो होना ही चाहिए। तो इस तरह सभी इसका आंसर। एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा है कि देखिए यहाँ पर गड़बड़ी होने की कारण क्या है। ये देख लीजिए, यहाँ पर व्यवहारवादियों का सिर्फ कहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, तो ये हमारा शिक्षण का है ना। ये किसका है? ये शिक्षण का है। इस शिक्षण में, एग्ज़ाम में जो भी चीज़ होती है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, समझे। और यहाँ बात हो रही है व्यवहारवादियों की। तो व्यवहारवादी वस्तुनिष्ठ होते हैं। छठा प्रश्न है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रभाव का नियम, त्रुटि का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है,
कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानती है? स्किनर व हल, टॉलमैन व गुथरी, हल व गुथरी, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है टॉलमैन व गुथरी। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने कहा है ना, स्किनर ने दिया है। इसके बाद स्किनर के साथ हल है, तो स्किनर और हल वाला आंसर गड़बड़ा जाता है, वो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए टॉलमैन ने पुनर्बलन के बारे में कुछ नहीं कहा है। 8वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। देखिए सबसे ज़्यादा तो जन्म के समय होता है शिशुवावस्था में, तो उसका उल्टा आप देखिए क्या होता है। तो शिशुवावस्था का उल्टा होना चाहिए प्रौढ़ावस्था, यानी सबसे छोटा में ज़्यादा हड्डी और सबसे बड़ा में कम हड्डी, यानी प्रौढ़ावस्था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसने किया था? साइमन ने, हॉल्ट्जमैन ने, मुर्रे ने, या बेलक ने? तो इसका सही जवाब है मुर्रे ने। 10वां प्रश्न है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का? नहीं। अनुकरण एवं पुनर्बलन का? तीसरा है अंतर्निहित योग्यताओं का, और चौथा है परिपक्वता का। तो इसका सही जवाब है अनुकरण व पुनर्बलन का। देखिए जब कोई भाषा सीखता है बच्चा, आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, वो नकल करके सीखता है। यानी अगर वो YouTube देखता है, मोबाइल देखता है, या बड़ों की बातों को सुनता है, तो उसको अनुकरण करता है। और जब उसको पुनर्बलन मिल जाता है, पुनर्बलन कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो मेन 2 प्रकार है, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यदि उसने कुछ बोलने का प्रयास किया और गार्जियन यानी माता पिता जो भी है उसके साथ में, उसने उसका सपोर्ट किया, तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और वो और ज़्यादा बोलेगा। 11वां प्रश्न है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे? सामान्य परीक्षा से, सामान्य परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या से, अधिगम स्थानांतरण से, और समूह निर्देशन से। तो इसका सही जवाब होगा समूह निर्देशन। 12वां प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? वजन बढ़ने की? नहीं। शिक्षा की? नहीं। समायोजन की? ये हो सकता है। अच्छे परिणाम देने की? तो इसका सही उत्तर है समायोजन की। 13वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साहचर्यवाद से, या गेस्टाल्टवाद से? इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। देख लीजिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, व्यवहारवादी कहलाते हैं पाउलो वाटसन, सहचरवाद और गेस्टाल्टवाद ये कोहलर, कोपका और बर्दीमर कहलाते हैं। संज्ञान के बारे में जीन पियाजे ने और भी ने दिया है, लेकिन यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये तो दिमागी चीज़ है ना। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, गलत है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ये सही है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये भी गलत है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी ये तो अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है, गलतियां तो होगी ही। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया पर, बहुअनुक्रिया पर, मनोवृत्ति पर, या सहचर परिवर्तन पर? तो प्रयास और त्रुटि बहुअनुक्रिया पर आधारित है, यानी बार बार अनुक्रिया होगी, उसमें असफलताओं का क्रम घटते क्रम में होगा, और एक बार ऐसा आएगा जब वो पूर्णतः शुद्ध तरह से काम करने लगेगा और जरा सा भी गलती नहीं करेगा। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है?
ये तस्वीर आप देख करके जवाब दे सकते हैं, स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.A. किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का। तो किशोरा अवस्था से अधिकतर बातें किसने की है? स्टैनली हॉल ने। और हमारे कई वीडियो में आपने देखा होगा स्टैनली हॉल के बारे में, सवाल मैंने दिए हैं, लगभग हर वीडियो में सवाल दिए हैं। तो ये हैं स्टैनली हॉल महोदय। 17वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ये पहले थी। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। चौथा है मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है, ये पहले था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं कि अ, ब, स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। ए सोचता है कि यह रोचक है, इसे पढ़ना चाहिए और ज़िंदगी में काम आएगा। तो जब ज़िंदगी में काम आएगा तो वो क्या कर रहा है? वो निपुणता को हासिल कर रहा है। क्या कर रहा है? निपुणता को हासिल कर रहा है। इसका मतलब अ आएगा। निपुणता क्या नंबर पर है? पहले निष्पादन है, फिर निष्पादन उपेक्षा है, फिर है निपुणता। निपुणता यानी लास्ट में आया, तो हमारा अ आएगा लास्ट में। तो लास्ट में अ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा एक बार मिला लेते हैं। बी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है, तो उसका क्या है? वो निष्पादन है, उसका लक्ष्य ही था हमको फर्स्ट करना है। तो बी हो गया फर्स्ट में। देखिए निष्पादन 1 नंबर पर है, तो निष्पादन हो गया शुरू। अब यहाँ कहता है सी उत्तीर्ण होने के लिए या ग्रेड प्राप्त करने के लिए परीक्षा देता है, पास हो जाना है खाली, तो निष्पादन की उपेक्षा कर देता है। तो इस तरह देखने पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। 19वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो वो थे रूसो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है रूसो। ये एक शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक इत्यादि थे। और इस वीडियो का चलिए यहाँ पर रूसो के बारे में थोड़ी जानकारी है, उसको देख लेते हैं। रूसो एक दार्शनिक थे, लेखक थे, संगीतकार थे, जिनका जन्म 28 जून 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में हुआ था। रूसो का पूरा नाम जॉन जाक रूसो था। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं। और 4 अवस्थाओं पर मैंने अलग से बताया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी के पार्ट्स को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का लिंक मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। देखिए हिंदी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप बेसिक बढ़िया होगा कि इंग्लिश के नामों को याद रखें, इसमें चेंजेस नहीं होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इंग्लिश वाला कभी चेंज नहीं होता है, हिंदी वाला चेंज हो जाता है। तो आप इंग्लिश वाला एक बार याद कर लीजिए, बस यही चारों चलते रहेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्थाएं। अब आपको क्या करने हैं, ज़्यादा तो मैं कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बगल में दिया हो उसे दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगला जो पार्ट आएगा आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट 8 और पार्ट 9। चूँकि अब क्वेश्चन ज़्यादा है, समय नहीं बचा है, 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है टीजीटी का, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए बहुत जल्दी मैं डालूँगा अगला पार्ट।